तो क्या है क्वेश्चन में? लेट L1 L2 बी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है। सपोज द स्ट्रेट लाइन लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 L2 एंड passes थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। इफ द लाइन L bisect the acute angle between the lines L1 and L2, then which of the following statement is true? ठीक है, तो आपके पास ये लाइन दे रखी है। एक्चुअली क्या है कि शायद मैंने अभी आपको लाइन की इक्वेशन नहीं लिखाई है ना, तो ये जो लिखी हुई है ना, ये लाइन की इक्वेशन है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि आपको क्या कह रखा है, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, तो ये L1 है, ये L2 है। अच्छा ये बताओ कि एक्यूट एंगल के केस में, ऑब्ट्यूज के केस में तो माइनस होता है। जब एक्यूट के केस हाँ, में आप बाइसेक्टर लेते हो तो वो क्या हो जाता है? L1 एल प्लस एल L2। L1 प्लस L2। L2 हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। सही है ना? तो अभी आप ये देखो, यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन दे रखी हुई है यहाँ पे। और दूसरी बात, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि आपकी जो लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है वो किस फॉर्म में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, या है ना, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। याद है? 2D हाँ में सर। इस तरह से हमने फॉर्म पढ़ा था। तो हाँ। इसी की जगह पे हमने x माइनस x1 कर दिया, इसको l ले लिया कॉस थीटा की जगह पे, y माइनस y1, और ये साइन थीटा की जगह कॉस ऑफ अल्फा बीटा लिखोगे, इसकी जगह m आ जाएगा। तो इतना इक्वल टू r है, समथिंग कांस्टेंट कुछ। तो इसी के साथ में एक और वेरिएबल इन्होंने बढ़ा दिया जिसको हमने जेड कोऑर्डिनेट बोल दिया, तो वो जेड माइनस Z1 बाई समथिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे एल एम एन जो आ रहे हैं वो डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं, इस तरफ है ना। हाँ एक सर, हो डायरेक्शन। सकता है कि इधर आने वाला आर इधर मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और इतना इक्वल टू 1 हो। हम्म। क्लियर है? तो हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई हमारा जो यहाँ आने वाला वैल्यू है ये, अभी हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, क्या है ये? डायरेक्शन रेशियो, कल पढ़ा था हमने डायरेक्शन रेशियो। तो हाँ इसको सर। हम, हाँ, तो ये एल एम एन की जगह पे आप इसको डायरेक्शन रेशियो लेते हो, ये ए बी सी समथिंग, इसको ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या है कि इससे जब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप क्या करोगे, 1 या ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ठीक है, बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर यही वैल्यू, सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर यही वैल्यू। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन L1 वो क्या मिला, 1/√1 + 1 + 9 -1/√11 और 3/√11। हम्म। तो ये 1/√11 आ गया, -1/√11 आ गया, और 3/√11 आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे डायरेक्शन को साइन आ गए फर्स्ट वाले लाइन के। सिमिलरली सेकंड लाइन का देखो, यहाँ भी √11 ही आएगा डिनोमिनेटर में। हाँ सर। एक -3 है, -1 है, 1 है। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन L2, तो ये क्या देगा, -3/√11, फिर है आपका -1, तो -1/√11
और 1/√11। तो बेटा ये दोनों आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। ठीक है बेटा, तो आपको L1 और L2 के डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। अब जो इसके डायरेक्शन कोसाइन आए हैं, सही है, मुझे पता है कि जब मैं इसका बाइसेक्टर L1 L2 मिल चुका है, तो मैं इसका जब बाइसेक्टर निकालूंगा तो इसका बाइसेक्टर आपका L1 प्लस लेमडा L1 प्लस L2 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? -2/√11 -2/√11 और 4/4/√11। ठीक है, ऐसे ही होगा। हाँ सर। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, सही है। अब क्या है कि मुझे यहाँ पे जब मैं कोई वैल्यू लिख रहा होता हूँ इस जगह पे लाइन में, तो ये है आपके डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हो, डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हो, सही है ना। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे आने वाला वैल्यू जनरली जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं मल्टीपल हो, जो जैसे अभी क्या है कि यहाँ पे आपका वैल्यू किस तरह से आ रहा है, -2 और 4 और √11 ऐसे आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये बस मुझे रेशियो दे। इन तीनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो ये 1:1 -2 है, अगर हम्म। रेशियो की बात करूं तो। बेटा -1/√2 रूट यानी √11 से सबको डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं नहीं, इसको डिवाइड कर दो ना, -2/√11 से सबको डिवाइड कर दो। हम्म। तो क्या रेशियो हाँ आएगा? सर। ऐसे ही रेशियो आएगा ना, 1 1 और -2, हाँ। ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है आपका, आपको बस रेशियो देखना है कि ये किस रेशियो में। जैसे जब आपने यहाँ पे भी वैल्यू लिखा ही है, यहाँ पे ये लिखा है, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब ये आपका डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रहा था। डायरेक्शन कोसाइन तो आपने निकाला यहाँ पे, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। जो वहाँ लिखा हुआ है वो है डायरेक्शन रेशियो, मतलब वो आर के साथ इंक्लूड होके दे रखा है। तो अब जो ये डायरेक्शन कोसाइन आया है, इस डायरेक्शन कोसाइन से मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूं, तो वो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1 1 और -2। तो मेरा जो ये लाइन है, यहाँ पे जो आपके पास लाइन दे रखा है, इस लाइन का डायरेक्शन को रेशियो, मतलब यहाँ जो नीचे आने वाला वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आपका आ रखा है, यानी कि जो x माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय लाइन की जो आपकी इक्वेशन थी, इक्वेशन है आपकी x माइनस एल्फा बाई एल y-1/m और z माइनस गामा बाय -2। तो आप देखो, ये हो गया x माइनस एल्फा बाय 1, y-1/1 और z-1/-2। क्लियर है? तो ये नीचे वाले वैल्यू आ गए। अब मुझे अल्फा 1 और ये निकालना है, ठीक है। जेड माइनस गामा है ना। जेड माइनस गामा था, जेड माइनस गामा है बेटा। एक मिनट यार, गला बैठ गया। तो अभी आप ये देखो, आपको यहाँ आने वाला वैल्यू तो मिल गया। अब पॉइंट देखना है, यहाँ जो आ रहा है ऊपर जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज है आपका कि किस पॉइंट से आपकी लाइन पास हो रही है। जैसे यहाँ पे -0 ले लो, तो 1 0 1 इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन L1 इज पासिंग। ठीक है, तो L1 इस लाइन से पास हो रही है। सिमिलरली इसके लिए कि ये कौन सी लाइन से पास होगा, वो है अल्फा 1 और गामा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, सही है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन में को सॉल्व करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप कैसे सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशन को,
हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी x माइनस वन बाई वन, वाई बाई माइनस वन और z माइनस वन बाई थ्री। तो इतना इक्वल टू आप म्यू या लेमडा टाइप ले लो। तो यहाँ से x का वैल्यू लेमडा प्लस वन आ गया और y का वैल्यू माइनस लेमडा आ गया और z का वैल्यू थ्री लेमडा प्लस वन आ गया। और सेकंड जो है आपका x माइनस वन बाय माइनस ऑफ थ्री, y बाय माइनस ऑफ वन और z माइनस वन बाय माइनस वन, ऐसा इतना इक्वल टू म्यू हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री म्यू प्लस वन, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू और z इक्वल टू माइनस म्यू प्लस वन हो जाएगा, है ना। तो ये अब यहाँ पे x और y सभी की जो लाइन L1 है और L2 है, दोनों के कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे हाँ इंटरसेक्शन सर। पॉइंट पे। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, यानी लेमडा प्लस वन इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री म्यू प्लस वन, एक इक्वेशन, माइनस ऑफ लेमडा इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू, दूसरी इक्वेशन, थ्री लेमडा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारी तीन इक्वेशन आ गई है। क्लियर बेटा। अब क्योंकि इसमें दो ही अननोन है तो दो ही इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। हाँ सर। लेमडा इक्वल टू म्यू इसमें पुट कर दिया, लेमडा इक्वल टू म्यू पुट करोगे तो ये भी लेमडा, इसको भी लेमडा कर लो तो ये फोर लेमडा इक्वल टू जीरो। तो लेमडा का वैल्यू हो गया जीरो, लेमडा जीरो तो म्यू भी क्या जीरो, और लेमडा जीरो म्यू जीरो इसमें पुट करोगे तो वन इक्वल टू वन सेटिस्फाई करेगा। तो अभी क्या है कि जो आपका वैल्यू आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे आप लेमडा और इसकी जगह पे जीरो ले लो तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, गामा क्या हो जाएगा जीरो, हाँ या ना। एल इक्वल टू वन हो गया, एम इक्वल टू वन हो गया, हाँ ऐसा। और जेड के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से मिलेंगे ना, एक्स वाई जेड, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप पुट करोगे लेमडा और वो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। जो एक्स वाई जेड नीचे दे रखे उसमें लेमडा और म्यू का वैल्यू जीरो पुट कर दो, आपको एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो तो क्या होगा, अल्फा, आप अल्फा की जगह जीरो पुट करो, इसकी जगह जीरो पुट करो। ये गिर क्यों जाता। यहाँ आप जीरो पुट करो इस जगह पे, है ना। तो क्या x का वैल्यू आपको वन, y का वैल्यू जीरो और z का वैल्यू, z का वैल्यू आपको वन मिलेगा, हाँ सर। है ना। यहाँ पे आप जीरो पुट करो इस जगह पे तो ये हट जाएगा। अरे यार, ये हट जाएगा तो x ये आएगा, ये जीरो है, ये हट गया तो x का वैल्यू वन, y का वैल्यू जीरो, z का वैल्यू वन, ये आ गया। जब आप, हम्म। ये आपकी इक्वेशन है, इसमें x की अल्फा की जगह पे वन आ जाएगा और y माइनस वन दे रखा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एल एम एन का वैल्यू आपका वन वन ये आया है और पॉइंट आ रखा है वन कॉम वन जीरो कॉमा वन। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आ रहा है अपना वन जीरो कॉमा वन। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप यहाँ पे सेटिस्फाई करा दोगे। एक्स माइनस अल्फा बाय वन, वाई माइनस वन बाय वन और जेड माइनस गामा बाय माइनस टू।
तो x का वैल्यू है 1 तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 1, y का वैल्यू है 0 तो माइनस 1 बाई 1। अब वैसे तो अल्फ़ा का वैल्यू यहीं से आ जाएगा, z की जगह 1 माइनस गामा बाई माइनस ऑफ 2। तो यहाँ से आपका 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1 आया, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2, और यहाँ से आपका 2 इक्वल टू 1 माइनस गामा होगा, तो गामा इक्वल टू हो गया माइनस 1, है ना? क्लियर है? तो देखो हाँ अल्फ़ा बीटा गामा सबका वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे हमें पुट करना है। अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 1 बोला है, तो आप देखो कि अल्फ़ा माइनस गामा अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस माइनस 1 3। इक्वल टू 3 आएगा। तो अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 3, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 3 ऑप्शन ए, है ना? और एल प्लस एम का वैल्यू देखो, एल इक्वल टू 1 है, एम 2। इक्वल टू 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो दो ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। क्लियर है? हाँ चलो इसके ऊपर ना हम अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो हमने लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में बेसिक चीज़ें देख ली थी। जैसे ये जेई का एडवांस का 2015 का क्वेश्चन है, और ये आपका बेसिक जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। सपोज दैट p vector, q vector and r vector are three non-coplanar vector. Vectors in r, देखो इसको प्लेन को ना ऐसे लिखा जाता है आर क्यूब करके, सही है ना, 3 डायमेंशन के लिए। लेट द components of a vector s vector along p vector, along q vector and along r vector be 4, 3 and 5। अभी प्रोजेक्शन तो पता ही है, कंपोनेंट तो वो दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और फिर आपसे कह रखा है इफ द कंपोनेंट of this vector s along, और अभी आपका है ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर, एक ये है, दूसरा है p वेक्टर माइनस q वेक्टर और प्लस r वेक्टर। ठीक है, दूसरा ये है,
और थर्ड है आपका माइनस ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर और प्लस ऑफ आर वेक्टर। सही है ना। तो ये तीन वेक्टर हैं आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो आपसे कह रखा है देन द वैल्यू ऑफ टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो अब देखो यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट जो है वही आपको बार बार लगाना है ना। पी क्यू आर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अभी देखा एक्स वाई जेड की जगह पे क्या दे दिया हाँ है ना। तो एक्स वाई जेड कह रहा हूँ, आई जे के की जगह पे जनरली जो आई जे के हम यूज करते थे आई जे के, इस आई जे की जगह पे अब पी क्यू आर वेक्टर हमने ले लिया। आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर एस इन आर क्यूब। लेट द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग पी क्यू आर। अब मुझे ये बताओ कि कंपोनेंट ऑफ एस अगर इसके अलोंग लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ता था। सर 9 आ रहा है इसका। अभी देखते हैं ना बेटा। इसको क्या पी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो इससे क्या मिलेगा कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग पी वेक्टर, है ना। ये मिल जाएगा। तो आप ऐसे देख लो एस डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू आपको 4 दिया है। एस डॉट क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 3 दिया है। एस डॉट आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये 5 दिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। आर द कोप्लेनर लेट द रिस्पेक्टिवली इफ द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एस अलोंग। अभी ये आपको देखना है। तो एस का कंपोनेंट अगर आप लेते हो, सही है ना, तो एस का कंपोनेंट किधर लेना पड़ेगा, एस डॉट माइनस ऑफ पी प्लस ऑफ क्यू प्लस ऑफ आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस एस डॉट पी माइनस क्यू प्लस आर, ऐसा हो जाएगा। और नीचे तो सेम ही वैल्यू आ रहा है। और फिर एस डॉट माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर, है ना। तो ये हो जाएगा। तो आपको ये एक्स वाई जेड दे रखा है ना, एक्स वाई जेड है, मगर आपसे 2x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पहले वाले वैल्यू को। डिनोमिनेटर में तो आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो आप। अच्छा, पी क्यू आर का वैल्यू नहीं पुट कर सकते हम। 2 आ रखा है, 2s माइनस पी, एस माइनस पी। देखो एस माइनस पी कहाँ पे है, इसमें निगेटिव है, पहले वाले में, दूसरे में पॉजिटिव है, तीसरे में निगेटिव है। तो इस यार एस ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ले लो। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऊपर वाला का 4 है ना, उसका यूज करके। मगर एस पी बाई ये है ना पी मैग्नीट्यूड, 4p लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑल कैंसिल आउट हो ओवर, जाएंगे बेटा ऑल कुछ। ओवर मैग्नीट्यूड ले लो। हाँ कोई वही, मगर ये देखो एस पी जो है, एस पी से एस पी कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ प्लस है या माइनस है, पहले जो कैंसिल आउट हो रहे है उसको कैंसिल आउट कर हाँ लेते सर। हैं। इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे
आर पॉजिटिव है, इसमें भी आर पॉजिटिव है, ठीक है। क्यू निगेटिव है, क्यू निगेटिव है। यहाँ पे आप देखो तो आर को, आर पॉजिटिव है, इसमें क्यू निगेटिव है, वो सॉरी 2s और क्यू यहाँ पॉजिटिव क्यू है, यहाँ कैंसल आउट निगेटिव हो है, यहाँ जाएगा। सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ सर। ठीक है। आर के बारे में तो यहाँ से 2 आया, एस आया और माइनस आर पी, नहीं होगा। माइनस पी हो गया, तो माइनस ऑफ पी हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2s r एस आर, तो 4 टाइम्स ऑफ एस डॉट आर बाय रूट ओवर, आप इसको डायरेक्टली पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर लिख लो, ऐसा हो जाएगा। नॉन कोप्लेनर वेक्टर component of A along S, if the component of this vector ये along x y z, तो 2x plus y plus z। अभी ये हो गया। अब इसका हम कैसे यूज करें, यहाँ पे जहाँ पे एस पी लिखा है उसकी जगह पे हम -4p लिख दें, और जहाँ पे एस आर लिखा है वहाँ पे हम 5r लिख दें। क्यू कैसे कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, देखो तो -p, मैंने लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई है, -p q और r, p -q r और -p -q r, तो ये हो गया। और 2x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपसे पूछा गया है। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, या डायरेक्टली हमें एसपी में यही लेना पड़ेगा? सर हाँ, एस, जो आपने सर वो एक्स वाई जेड है वो तो मैग्नीट्यूड नहीं हो गए। है बेटा, एक्स वाई जेड, सर वो जो ऐसा आई करें जे ना, के एस फॉर्म में वेक्टर को नहीं हो ऐसा गए। लिखे ना, 4p वेक्टर। हाँ 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 हाँ, सर इफ द एस वेक्टर को कंपोनेंट ऑफ दिस 4p वेक्टर वेक्टर 3q एस, वेक्टर। एस अलोंग ये आर एक्स वाई जेड कंपोनेंट, हाँ तो ये पूरा वैल्यू एक्स होगा आपका। हाँ हाँ बेटा, सर ऐसा कह रहा हूँ कि सर फोर एस को पहले 4p वेक्टर, फिर 3q वेक्टर और 5z वेक्टर, फिर दूसरा नहीं वाला वो अगर, एक्स वाई जेड में आएगा, और अगर एक्स वाई वैसे जेड में ले लें, वैसे ले लें तो डायरेक्टली p आ वेक्टर जाएगा। q। हाँ, मगर बात ये हाँ, कंपोनेंट और बोला फिर इन्होंने, हमें मतलब कॉमन। कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग पी बोला, तो आपने एस को डायरेक्टली पी से मल्टीप्लाई कर दिया, पी डॉट कर दिया, तो मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिया इन्होंने? आप तो ये कह रहे हो ना कि एस डॉट पी की जगह पे सर 4 ले लो। सर, आपने बोला सर वो आई जे के फॉर्म में हो गए तो हम पी का लेंगे मोड, तो वो तो हाँ वन ही तो होगा। हम यूनिट तो वेक्टर कंपेयर कैसे, करना पड़ेगा ना दोनों में, तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। एस को 3p वेक्टर लिखेंगे, और मतलब 4p वेक्टर, 3q वेक्टर और 5r वेक्टर। हम्म, फिर ये सेकंड वाले टर्म में जो है वहां से एक्स वाई जेड में आएगा, फिर तो ऐसे हो जाएगा ये आपका। होना तो पहले वाले से भी चाहिए, सोचना सर ये पड़ेगा दूसरी इस। मसला एक बार समझाओ ना। बेटा हमने क्या किया, आपको जैसे कंपोनेंट के बारे में जब बोला जाता है किसी भी लाइन का, तो हमसे कहा कि मान लो कि ये एक लाइन है, तो इस लाइन का कंपोनेंट, ये लाइन की इक्वेशन है 3i + 4j + 5k, तो हमसे कहा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 3 होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 4 होगा और जेड की डायरेक्शन में 5 होगा।
तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम ये लाइन बना देते हैं, आई जे के आ जाता है। मगर अभी आई जे के की जगह पे इन्होंने यूज कर रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर लिया हुआ है। तो और कंपोनेंट क्या दे रखा है, कंपोनेंट अलोंग पी क्यू आर दे रखा है 4 3 और 5। तो मैंने इन सब के कॉम्बिनेशन से एक लाइन बना ली जो हमें दे रखी है कि सपोज एस इज 4 पी वेक्टर 3 क्यू और 5 आर, क्योंकि पी क्यू आर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो 4 3 और आर है। ठीक है, फिर मेरे से ये बोला कि यही एस वेक्टर है और इस एस वेक्टर का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक्स वाई जेड है। तो मैंने एस वेक्टर लिया, क्योंकि इन तीनों के कॉम्बिनेशन को जब कंबाइन कर दोगे तो फिर से एस वेक्टर बन जाएगा। जैसे ये 3 आई है, 4 जे है, 5 के, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर से यही वेक्टर बन जाएगा। तो अगर एस वेक्टर का कंपोनेंट आपका इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका, और ऐड कर दो तो एस बन गया। तो फिर मैंने यहाँ जो एस था इसे पी क्यू और आर के कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना शुरू किया। अब जो यहाँ पे एस वेक्टर है और यहाँ जो एस वेक्टर है, इन दोनों को, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है तो दोनों को इक्वेट कर दिया और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। हाँ सर। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये हो गया। if a vector equal to I plus j plus k, b vector 4I plus 3j plus 4k, and c vector is I plus alpha j plus beta k, are linearly dependent. Linearly dependent vectors, ठीक है, and magnitude of c equal to √3, then आपसे अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछा हुआ है कि अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा। ठीक है बेटा, तो कोई वेक्टर लीनियरली आपका डिपेंडेंट कब होता है? लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है वेक्टर? सर उसके पार्ट्स में हम उसको लिख सके, मतलब दूसरे लिख वेक्टर सकते। के टर्म्स में हम उसको लिख तो सकेंगे। क्या मैं सी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ। ठीक है, किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के फॉर्म में आप लिख पाओ। अब लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि हम दोनों को ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो तो आपका इससे ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम देगा और उससे पैरेललोग्राम का डायगोनल्स देगा, है ना। तो जब हम ए सी को ए और बी के फॉर्म में लिखते तो ए प्लस समथिंग ऑफ लैम्डा ऑफ बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, सॉरी हाँ बी वेक्टर, ऐसे। या तो आप ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। क्लियर बेटा? तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सही है ना। तो अब इसमें दो वेरिएबल हो जाते हैं, इसमें एक सिंगल वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये आई प्लस जे प्लस के जैसे ये दे रखा है, और इसके साथ में आपने क्या ले लिया, लेमडा टाइम्स ऑफ 4i प्लस 3j प्लस 4k, सही है, ये हो गया। तो यहाँ से आपको 1 प्लस लेमडा मिलेगा आई
1 + 4 1 + 4 लैम्डा ये आई है प्लस 1 + 3 लैम्डा जे प्लस 1 + 4 लैम्डा के। तो ये आपका सी वेक्टर आ गया और सी वेक्टर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है ना। और सी वेक्टर क्या दे हाँ रखा है 1 आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के। तो यानी कि 1 + 4 लैम्डा = 1 हो गया और 1 + 3 लैम्डा = अल्फा हो गया और 1 + 4 लैम्डा = बीटा हो गया। ठीक है, सही है ना। और हाँ सर लैम्डा का वैल्यू अगर आप देखना चाहो है 0 ना, है। सही है। तो यहाँ से अब देखो क्या है कि हम दोनों से प्रोसीड करेंगे, इससे भी प्रोसीड करेंगे एक बार। मॉडुलस ऑफ सी = कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो अगर जब आप इसका रूट लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 + 4 लैम्डा का होल स्क्वायर 1 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर और 1 + 4 लैम्डा का होल स्क्वायर इतना = √3 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16 लैम्डा स्क्वायर आएगा प्लस 8 लैम्डा प्लस 1 हो गया प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 और इसको 2 टाइम्स कर दें मतलब 16 ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा। सही है ना बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 8 लैम्डा और प्लस 1 इतना =9 हो गया। तो यहाँ से 16 16 32 और 8 सर इक्वल टू 3 नहीं होगा? है बेटा इक्वल टू 3 नहीं होगा? =3। 3 होगा? हाँ =3 होगा। तो 16 + 16 32 और 32 और 9 41 लैम्डा प्लस 16 और 6 22 लैम्डा प्लस 3 = 3 1 2 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो एक तो हमने लैम्डा कॉमन ले लिया 41 लैम्डा प्लस 22 और 3 16 6 22। तो या तो लैम्डा =0 हो जाए सर वो तो वहां से भी आ गया ना 1 + 4 लैम्डा = 1। 22/41 लैम्डा। हाँ अभी वही है ना, मैं तुम्हें अभी देखो क्रॉस चेक करवा रहा हूँ उस ऊपर वाले वैल्यू से ओके कुछ है ना। तो ये हो जाएगा। तो अभी क्या है कि लैम्डा का वैल्यू जैसे 0 आ गया तो अगर 0 आ गया तो अल्फा का ये तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे अल्फा का हाँ वैल्यू 1 हो गया और बीटा का वैल्यू 1 हो गया। 1 ठीक है। और अगर हम लैम्डा का वैल्यू -22/41 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा। है ना, यहाँ पे जो इक्वेशन है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू 1 1 आ रहा है 1 और 1। हाँ सही है। और अभी ऑप्शन में हमारे पास है या 1 - 1 1 + -1 -1 + -1 और प्लस -1 और 1। ठीक है। तो फिर हमने मिस्टेक कहाँ की। तो ये है हमारा एक प्रोसीजर जो C = A + λB, ये भी आपको मिलेगा। दूसरा है C = λA + 4 μB। तो आप ना C जो वेक्टर है उसको λA + μB लेके चलो। ठीक है, ये मैं लेके चल रहा हूँ। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए है आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ ए है आपका I + J + K और म्यू टाइम्स बी जो है वह है 4I + 3J + 4K। ये हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा + 4 म्यू, ये हो गया I का कोफिशिएंट, लैम्डा + 3 म्यू, ये हो गया J का कोफिशिएंट और लैम्डा
प्लस 4 म्यू, ये हो गया k का कोफिशिएंट। क्लियर है आई जे के का कोफिशिएंट। और सी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के। तो बेटा यहाँ से एक वैल्यू मुझे ये मिला कि 1 प्लस 4 म्यू इक्वल टू 1। जो पहले मेरा इक्वल टू 1 आ रहा था और कैंसिल आउट होके डायरेक्टली हम लैम्डा का वैल्यू 0 कर दे रहे थे, वो तो नहीं होने वाला अभी यहाँ पे, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको क्या मिला, लैम्डा प्लस 4 म्यू का होल स्क्वायर 2 टाइम्स प्लस लैम्डा प्लस 3 म्यू का होल स्क्वायर। सही है, तो ये हो गया। तो अभी आपको इतना इक्वल टू दिया हुआ है √/3। तो देखो दो अननोन है लैम्डा और म्यू, और दो इक्वेशन बन गई है कि नहीं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 हाँ सर। लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 16 ऑफ म्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 म्यू लैम्डा हो जाएगा एक, और यहाँ पे आपका लैम्डा स्क्वायर होगा प्लस 9 म्यू स्क्वायर होगा प्लस 6 लैम्डा म्यू हो जाएगा, इतना इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से 2 लैम्डा और लैम्डा, तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32 और 9, 32 9 वही 41 म्यू, 41 में। और 8 दूनी 16 और 6 22 लैम्डा म्यू बस। इक्वल टू 3, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया। अब लैम्डा का वैल्यू आप यहाँ से 1 माइनस 4 म्यू लेके इसमें पुट कर सकते हो, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू इसमें अगर हम हाँ। पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4 म्यू का होल स्क्वायर प्लस 41 म्यू स्क्वायर प्लस 22 1 माइनस 4 म्यू इंटू म्यू इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो गया 3, 1 प्लस 16 म्यू स्क्वायर माइनस 8 म्यू, ऐसा हो जाएगा, प्लस 41 म्यू स्क्वायर प्लस 22 म्यू माइनस 88 म्यू इक्वल टू 3। देखो तो 48 म्यू स्क्वायर प्लस 41 म्यू स्क्वायर, ये हो गया, माइनस 24 म्यू प्लस 22 म्यू माइनस 88 म्यू, प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। सर 88 म्यू स्क्वायर आएगा। 88 म्यू स्क्वायर, अभी ठीक है। चलो, हाँ सर। तो यहाँ से ये हो गया 89 म्यू स्क्वायर में से 88 म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, माइनस यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये है 2 म्यू इक्वल टू 0। कहीं पे हमारी शायद देखो तो कहीं एक वैल्यू का, एक नंबर का मिस्टेक हो रहा है, नहीं तो 0 और 1 आता। एक बार देखो तो ऊपर से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या यहाँ पे। लैम्डा स्क्वायर 16 आएगा और 8 म्यू आएगा 2ab, लैम्डा स्क्वायर आएगा 9 आएगा 6 आएगा, ठीक है, आगे से 2 है, तो ये आगे से जो 2 था, तो ये 2 हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 16 दूनी 32 और 9, 8 दूनी 16 6 22, ठीक है, गलती तो नहीं लग रही। तो चलो कर हमने यहाँ से क्या हो गया हमारा, हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0। तो म्यू
और म्यू माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो म्यू की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और म्यू इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू के लिए हम यहाँ से लेमडा निकाल लेंगे। तो लेमडा अगर म्यू का वैल्यू 0 पुट करें तो लेमडा 1 हो जाएगा। म्यू का वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 8 यानी कि माइनस ऑफ 7 हो जाएगा। तो एक वैल्यू हमें मिल रहा है 0, 0, 1। दूसरा वैल्यू मिल रहा है 2, माइनस ऑफ 7, है ना। ये लेमडा और म्यू का वैल्यू आ गया। तो हमें तो अल्फा बीटा चाहिए, और हमारे लिए जो अल्फा है वो तो ये है ना। तो लेमडा प्लस 3 म्यू। अब ये वाला वैल्यू पुट करो तो 0, अगर हम लेमडा की जगह पे 1, पहला वाला वैल्यू अब हमने ले तो लिया, मगर म्यू, पहला वाला वैल्यू म्यू है, दूसरा लेमडा है। तो यहाँ पे लेमडा की जगह 1 पुट करो, म्यू की जगह 0 पुट करो तो 1 आ गया। ठीक है, ऐसा हो गया। और दूसरे वाले में लेमडा प्लस 4 म्यू, इसमें म्यू की जगह 0, लेमडा की जगह 1 पुट करेंगे तो अल्फा भी 1 आ जाएगा, बीटा भी 1 आ जाएगा। एक तो ये आ गया। दूसरा आपका वैल्यू 2 माइनस ऑफ 7 आ रहा है। तो लेमडा प्लस 3 म्यू की अगर हम बात करें, सही है ना। तो यहाँ पे अगर आप लेमडा का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, सॉरी, लेमडा का वैल्यू -7 पुट करोगे और म्यू का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। तो ये -1 देगा, देखो, हाँ है ना। तो ये मैंने किस में पुट किया, इसमें। तो ये है आपका अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू -1 हो गया। बीटा तो आपका सेम ही है, 1 प्लस 4 म्यू, ये तो यही है कि नहीं। तो जब आपने हाँ यहाँ सर। पे लेमडा म्यू का वैल्यू अगर 2 लिया होगा, जब 2 लिया, यहाँ पे म्यू का वैल्यू 2 लिया, तभी तो लेमडा का वैल्यू 7 आया। हाँ सर। तो आपने म्यू का वैल्यू, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो बीटा इक्वल टू लेमडा, लेमडा की जगह पे हमें पुट करना है -7 प्लस 4 इंटू म्यू की जगह पुट करना है 2, तो -7 प्लस 8 तो 1 आ जाएगा। तो बीटा अभी भी 1 ही रहेगा। तो अल्फा का वैल्यू प्लस -1 आया और बीटा का वैल्यू 1 हो गया, है ना। ठीक है। अब बेटा बात यह है कि दोनों को कराने के पीछे रीज़न ये है, जब आप आर डी शर्मा में देखोगे ना तो आपको ऐसा मेथड भी मिलेगा और ऐसा मेथड भी मिलेगा। अब क्या है कि अब बच्चे क्या करते हैं, एक दो जगह पे इस तरह का मेथड दिया होता है ना, तो यही मेथड पकड़ के हर जगह फिर ऐसे ही करने लग जाते हैं। ठीक है। पर और सर और जैसे हमने बहुत टाइम, हाँ एक मिनट, बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपका इससे आंसर आ जाएगा, गलत नहीं है ना। इससे भी आंसर आपका कई बार आ जाएगा, मगर क्या है कि करते करते ये हो जाता है कि वो यही मान लेते हैं कि भाई ये अपना प्रॉपर मेथड है। जबकि क्या है कि ऊपर वाला जो c इक्वल टू लेमडा अल्फा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बीटा दिया है ना, वो हमारा प्रॉपर मेथड है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर मेथड है। रीजन ये है इसके पीछे, जब आप लीनियरली डिपेंडेंट लेते हो, आपने 3 वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ऐसा ले लिया, एक वेक्टर ऐसा ले लिया, समथिंग, एक वेक्टर ऐसा ले लिया, तो आपको इन दोनों वेक्टर को, अभी तीनों को मिला के ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे ऐसे, तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपको ए और बी दोनों को एडजस्ट करना है। अब आप क्या कह रहे हो कि नहीं भाई, मैं ए को ऐसे ही रहने देता हूँ, बी को फिर इंक्रीज जितना करना है कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इससे ट्रायंगल बन जाएगा, और फिर इस ट्रायंगल के बाद यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये बन भी जाता है, और बन जाने के पीछे रीजन क्या है, जिस जिस केस में इसकी इतनी लेंथ सफिशिएंट दी हो गई होगी, तो उस केस में बन जाएगा। मगर हर बार ये गारंटी नहीं है कि बन ही जाए।
समझ में आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये जनरलाइज फॉर्म है, इसे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। कभी भी आपको ऐसे करके बोला कि आपका लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप लेमडा ए प्लस ऐसा म्यू, अगर 3 वेरिएबल है तो आप आगे भी ले लो। क्लियर है? ठीक है, अगर आपके पास 2 ही वेरिएबल दे रखे हैं तब आप इस तरह से ले सकते हो कि a इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ म्यू। 2 ही वेरिएबल दिए हुए, सॉरी, लेमडा टाइम्स ऑफ b। अगर 2 वेरिएबल दिए, 3 वेरिएबल दिए, मतलब a b c 3 दिए हैं, तो आप 2 ऐसे अननोन लेके चलो सॉल्व करने के लिए। अभी बोलो नहीं सर, कुछ कह रहे थे आप? वो तो हो गया सर। मीन्स जो 2 लाइन होती है, 2 हाँ पॉइंट, उसमें हाँ जो कोई पॉइंट के रेशियो रेशियो में डिवाइड करता है तो हम के रेशियो 1 में लेके करते हैं। तो इसको भी हाँ। ऐसे कर कर सकते हैं तो सही आता है। दोनों हम वहां पे करते हैं ना तब, तो इसमें क्यों सही नहीं है? अ, यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब वेक्टर वाले केस में आप इससे भी आंसर निकाल पाओगे, कई बार इससे भी निकाल पाओगे, मगर ये इनकम्प्लीट देता है कई बार। अब प्रैक्टिकली तो यार ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि क्यों ऐसा दे रहा है। 3 वेक्टर है, जाहिर सी बात है लीनियरली डिपेंडेंट है तो किसी एक वेक्टर को 2 वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ, हाँ ये जरूर बोला जा सकता है कि जैसे मान लो आपने 3 वेक्टर लिया ना, तो लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये तीनों वेक्टर एक लाइन में ही लाई करें, जैसे m रेशियो n में डिवाइड करेगा। जब ऐसा होगा तब तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मगर क्या है कि लीनियरली हाँ डिपेंडेंट होने का मतलब ये भी है कि तीनों वेक्टर मिलके ट्रायंगल बना दें। जब हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया था तो वहां पे k रेशियो 1 लिया हुआ था, इसलिए क्योंकि तीनों ही पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे थे। ठीक है, तो अगर ये तीनों वेक्टर एक लाइन में लाई करते हैं तब ए हम्म, सी इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी लेने से सेटिस्फाई करेगा और आंसर आएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट में 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो एक लाइन में आ जाए या तीनों मिलके ट्रायंगल बना दें। तो ट्रायंगल बनाएंगे तभी भी लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब किसी एक 3 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो, 10 वेक्टर हो, अगर एक ही प्लेन में है तो किसी एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, वो है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 चीज हाँ ले रहे हो सर। ना, लाइन वाली चीजें, तो लाइन वाले में तो आपका इस वाले में सेटिस्फाई भी कर रहा है। और ऐसे जब हमने ये कंडीशन लिया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर एक लाइन में लाई कर रहे हैं, जब आप c इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी ले रहे हो तो इस तरह से। और इस वाले कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप इससे ये लाइन नहीं दे रहा, ये आपको ट्रायंगल भी देगा, ये जो कंडीशन है। क्योंकि जब हम ट्रायंगल देखते हैं तो ट्रायंगल में 3 वेक्टर का समीशन लेते हैं ना बेटा, हमने ऐसा तो किया ही था हाँ कि सर। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं तो a प्लस बी प्लस सी जो 3 वेक्टर है इसका सम 0 हो जाए, तो ये तीनों मिला के एक वेक्टर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। हाँ तो वो चीज है, तो इसमें ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन दोनों इंक्लूडेड है, इसमें बस स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हाँ सर। चलिए। एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर। लेट अल्फा बीटा एंड गामा be distinct and real number.
real numbers. The points with position vector alpha I plus beta j plus gamma k beta I plus gamma j plus alpha k and gamma I plus alpha j प्लस बीटा के, ये तीन आपको वेक्टर दे रखे हैं। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है आर कोलिनियर, फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर्म स्केलेटल ट्रायंगल, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तीन वेक्टर दे रखा है, अल्फा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, और आपसे कह रखा है कि ये तीनों मिला के कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। तो एक तो कोलिनियर लाइन दे दी, दूसरा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और स्केलेटन ट्रायंगल दे रखा है। सोचो तो थोड़ा, ये आप सोच सकते हो।